सहारा प्रणाम। सहारा समय की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। यूपी में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर से एनकाउंटर पर देशव्यापी बहस छिड़ गई है। कुछ उसे अपराध से निपटने का सटीक तरीका बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजसत्ता का और ताकत का दुरुपयोग बता रहे हैं। दरअसल एनकाउंटर मुठभेड़ शब्द का इस्तेमाल हिंदुस्तान में 20वीं सदी में शुरू हुआ था। एनकाउंटर का सीधा सीधा मतलब होता है बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। हालांकि बहुत से लोग एनकाउंटर को सरकारी कत्ल भी कहते हैं। आज इस खास पेशकश अपराध का खात्मा में हम आपको उन एनकाउंटर्स के बारे में बताएंगे जिनके बाद दहशतगर्दी का अंत हुआ है। साथ ही बताएंगे यूपी में जुर्म की दुनिया के 5 बादशाहों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान में पहला एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को मुंबई वडाला कॉलेज में हुआ था। मुंबई पुलिस की एक स्पेशल टीम से हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर मान्या सुर्वे को 6 गोली लगी थी। वैसे तो ये आजाद हिंदुस्तान का पहला एनकाउंटर था, लेकिन पहले ही एनकाउंटर से विवाद भी शुरू हो गया था। अगर हम चर्चित मुठभेड़ों की बात करें तो यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर देश भर में चर्चित हुआ था। इस मुठभेड़ में पुलिस के रवैये की मीडिया में खास तौर पर जमकर आलोचना हुई थी। आखिर ऐसा क्या था इस एनकाउंटर में, देखिए ये रिपोर्ट। गैंगस्टर विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर उन माफियाओं की चर्चा शुरू हो गई है जिन्होंने अपराध की दुनिया में ऐसी हलचल पैदा कर दी थी जिससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल चुका था। इन्हीं में एक नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, जिसको एसटीएफ ने गाजियाबाद इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान उस वक्त मार गिराया था जब वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर का लड़का है। आतंक का दूसरा नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। साल भर में 1800 से ज्यादा मुठभेड़, 50 अपराधियों की मौत, 500 से ज्यादा अपराधी घायल। तो ये है यूपी में मुठभेड़ की ताजा तरीन तस्वीरें। मगर यूपी पुलिस 90 के दशक से उस एनकाउंटर को आज भी नहीं भूल पाई है, जो बिना शक यूपी पुलिस के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर था। एनकाउंटर था कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का, जो 90 के दशक में यूपी में आतंक का सबसे बड़ा नाम था और जिसके लिए यूपी पुलिस को खास तौर पर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ तक बनानी पड़ी थी। श्री प्रकाश शुक्ला का शूट आउट 23 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान हुआ करता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने पलटकर नहीं देखा और वो जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री प्रकाश ने देश छोड़ना ही बेहतर समझा और वह किसी तरह बैंकॉक चला गया। वहां खुलेआम घूम रहा था। बाहुबली बनकर श्री प्रकाश शुक्ला अब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था। उसने कई कत्ल के साथ ये साफ कर दिया था कि पूरब से पश्चिम तक उसी का बोलबाला है। तभी यूपी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसी थी। तभी एसटीएफ हरकत में आई और उसने तय भी कर लिया कि अब किसी भी हालत में श्री प्रकाश का पकड़ा जाना जरूरी है। और इसी तरह मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला। एक था कानपुर वाला विकास दुबे, था इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब खूंखार विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। उज्जैन में नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी और उसके बाद कानपुर में ही उसके मारे जाने की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। जिस अपराधी की गाड़ी के ब्रेक पिछले 20 साल से नहीं लग रहे थे, उसकी गाड़ी के ब्रेक बीते 10 जुलाई को फेल हो गए और गाड़ी पलट गई। ये घटना दहशतगर्द का अंत जरूर करती है, लेकिन उससे उठ रहे सवालों का नहीं।
यूं तो ऐसे अपराधियों की सजा मौत ही होती है, लेकिन इस फिल्मी टाइप के एनकाउंटर में विकास के मारे जाने के साथ कई सवाल भी दफन हो गए हैं। क्या विकास दुबे का एनकाउंटर किसी दबाव में हुआ? विकास दुबे के ऊपर किन नेताओं का हाथ था और किन की मदद से उससे पुलिस महकमा खौफ खाता था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि वो कौन लोग थे जिनके दबाव में विकास दुबे का जिले या प्रदेश के टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में नाम तक शामिल नहीं था, जबकि उस पर 60 मुकदमे दर्ज थे। ये सभी सवाल बने हुए हैं, लेकिन क्या थी पूरी घटना, वो इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। मुठभेड़ के बाद कानपुर के बिकरू गांव में नई सुबह। पिछले 20 सालों से दौड़ रही दुबे की गाड़ी पलटी। क्या विकास के साथ दफन हुए सफेद पोशों के राज? कानपुर के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले 5 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। 9 जुलाई को उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसे गिरफ्तार किया गया था। वारदात के बाद से फरार चल रहे विकास दुबे यूपी, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश पुलिस को चकमा देकर दर्शन करने मंदिर पहुंचा था। इसके बाद उसे मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी एसटीएफ को सौंप दिया। एसटीएफ गाड़ी उसे कानपुर ला रही थी और इसी दौरान गाड़ी पलट गई। उसने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार डाला। तो इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जुर्म की दुनिया हो या फिर राजनीति के गलियारे, सभी जगहों पर बाहुबलियों का असर और दखल रहा है। यहां तक कि सत्ता से जुड़े लोग भी इनके प्रभाव से नहीं बच सके हैं। अब आपको एक और ऐसे नाम के बारे में बताते हैं जो बाहुबलियों की ताकत बनकर सामने आया है, और वो नाम है मुन्ना बजरंगी। कौन है मुन्ना बजरंगी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। मुन्ना बजरंगी का असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह था। उसका जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में हुआ। उसके पिता पारसनाथ सिंह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देखते थे, लेकिन प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना ने उनका सपना कुचल दिया। उसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। किशोर अवस्था तक आते आते उसे कई ऐसे शौक लग गए जो उसे जुर्म की दुनिया में ले जाने के लिए काफी थे। जुर्म की दुनिया में पहला कदम। मुन्ना को हथियार रखने का बड़ा ही शौक था। वह फिल्मों की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, और यही वजह थी कि 17 साल की नाबालिग उम्र में पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद मुन्ना ने कभी पलटकर नहीं देखा। वह जरायम के दलदल में फंसता चला गया। 80 के दशक में की थी पहली हत्या। मुन्ना अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। इसी दौरान उसे जौनपुर के स्थानीय दबंग माफिया गजराज सिंह का संरक्षण हासिल हो गया। मुन्ना उसके लिए काम करने लगा था, और इसी दौरान 1984 में मुन्ना ने लूट के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी। अब उसके मुंह खून लग चुका था। इसके बाद उसने गजराज के इशारे पर ही जौनपुर के भाजपा नेता रामचंद्र सिंह की हत्या कर पूर्वांचल में अपना दम दिखाया। इसके बाद उसने कई लोगों की जान ली। अब तक हमने उन खूंखार बदमाशों के बारे में आपको बताया जिन्होंने कई मांगों की गोद सूनी की तो कई मांगों के सिंदूर पोंछ डाले थे। लेकिन जैसा कि हर अपराधी का अंत होता है, वैसे ही इन सभी का हुआ।
लेकिन अभी भी यूपी में ऐसे कई डॉन मौजूद हैं जो जरायम की काली दुनिया से होते हुए राजनीति की लकदक दुनिया तक पहुंच चुके हैं। इनके नाम का खौफ लोगों के बीच अभी तक बरकरार है। कहा तो यह भी जाता है कि राजनीति सिर्फ इनका एक चेहरा है। ये पर्दे के पीछे अभी भी जरायम की दुनिया को चलाते रहते हैं और प्रदेश में दहशत फैलाते रहते हैं। तो जुर्म की दुनिया के उन 5 बेताज बादशाह के बारे में आज हम आपको बताएंगे। माफिया डॉन से नेता बने ब्रजेश सिंह की अनसुनी दास्तान। ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थे। उनका नाम होनहार छात्रों में आता था। पिता की हत्या ने ब्रजेश को बनाया माफिया डॉन। बदले के लिए 1 साल का इंतजार। ब्रजेश सिंह अपनी पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। उसने बदला लेने के लिए 1 साल तक इंतजार किया और आखिर वह दिन आ गया जिसका ब्रजेश को इंतजार था। 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा ब्रजेश के सामने आ गया। उसे देखते ही ब्रजेश का खून खौल उठा और उसने दिन दहाड़े अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ये पहला मौका था जब ब्रजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। वारदात के बाद ब्रजेश सिंह फरार हो गया। गिरफ्तार हो जाने के बाद ब्रजेश को जेल भेज दिया गया। इसी दरमियान उनकी मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव में त्रिभुवन सिंह से हुई। ब्रजेश और त्रिभुवन के बीच दोस्ती हो गई। दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। धीरे धीरे इनका गैंग पूर्वांचल में सक्रिय होने लगा। दोनों मिलकर यूपी में शराब, रेशम और कोयले के धंधे में उतर गए। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ब्रजेश सिंह और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोयले की ठेकेदारी को लेकर आमने सामने आ गए। मुख्तार से दुश्मनी महंगी पड़ी। ब्रजेश सिंह ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ताकत को आंकने में गलती कर दी। वे नहीं जानते थे कि राजनीतिक तौर पर मुख्तार काफी मजबूत हैं। ठेकेदारी और कोयले के कारोबार को लेकर दोनों गैंग के बीच कई बार गोलीबारी हुई। दोनों तरफ से जान माल का नुकसान भी हुआ। इस बीच मुख्तार अंसारी के प्रभाव की वजह से ब्रजेश पर पुलिस और नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। ब्रजेश के लिए कानूनी तौर पर काफी दिक्कतें पैदा होने लगी। साधु की हत्या के बाद उसके गैंग की कमांड सीधे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के पास आ जाने से उनकी ताकत और बढ़ गई थी। वह ब्रजेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा था। इसी बीच ब्रजेश ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिल गई, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। इसी बीच ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस काम को मुख्तार अंसारी के लोगों ने अंजाम दिया था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह यूपी छोड़कर फरार हो गया। वह यूपी से बाहर रहकर अपना काम करता रहा, लेकिन बाहर चले जाने की वजह से उसका गैंग कमजोर पड़ने लगा। हालांकि 2005 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वह जेल से गैंग का संचालन करता रहा। पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह और उससे जुड़े किस्से आज भी आम हैं। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि कुख्यात अपराधी बंदूक की नोक पर अपने इलाके में लोगों के बीच खौफ का व्यापार करता है और भीड़ के सामने वह किसी को भी मौत के घाट उतार देता है। यही नहीं, वहां मौजूद लोग उसके खिलाफ गवाही देने की भी हिम्मत नहीं करते हैं और जो हिम्मत करके गवाही देने के लिए आगे आता है उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। कुछ उसी तरह की दुनिया मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में चला रहा था। हत्या, फिरौती, गुंडा टैक्स, अपहरण सहित तमाम ऐसे काले धंधे चलाता था जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। देखिए पूर्वांचल में अपराध की दुनिया का बादशाह मुख्तार अंसारी की पूरी कहानी। मुख्तार
अंसारी और उसके भाई अफजल अंसारी को बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। मुख्तार अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह मौजूदा समय में आगरा की जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुख्तार अहमद अंसारी का पोता है। अहमद अंसारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। अंसारी मुख्य रूप से मखनू सिंह गैंग का सदस्य था, जिसकी 1980 से साहिब सिंह के गैंग से जमीन को लेकर कई बार खूनी भिड़ंत हो चुकी है। साहिब सिंह गैंग, जिसका सरगना ब्रजेश सिंह था, जिसने बाद में खुद अपना गैंग बनाया और गाजीपुर से सन 1990 में कॉन्ट्रैक्ट माफिया बनकर उभर गया। अंसारी की सीधी भिड़ंत ब्रजेश सिंह से रहती थी। ये दोनों ही गैंग गुंडा टैक्स और फिरौती लेने का रैकेट भी चलाते थे। अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर में कुख्यात अपराधी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन अपराध की दुनिया के साथ ही उसने सन 1995 में राजनीति की दुनिया में भी कदम रखा और 1996 में विधायक बन गया। राजनीति में अपनी पैठ को मजबूत करने के लिए अंसारी ने एक बार फिर से दांव चलना शुरू कर दिया और मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी दावेदारी शुरू कर दी। गाजीपुर मऊ एक तरफ जहां अंसारी के विरोधी हिंदू वोट बैंक साध रहे थे, तो अंसारी ने मुस्लिम वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया, जिसके चलते इस इलाके में कई दंगे और हिंसात्मक घटनाएं हो गईं। इसके बाद अंसारी को दंगे कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तार आज भी जेल में बंद है और वह लगातार आरोप लगा रहा है कि उसकी हत्या की साजिश रची जा रही है। कानपुर के हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद योगी सरकार अब सूबे के जिन बाकी माफिया और बाहुबलियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है, उनमें प्रयागराज के पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का नाम भी है। अतीक 5 बार का विधायक है। वह कभी पंडित नेहरू की सीट रही फूलपुर से सांसद भी रह चुका है। अतीक सियासत का माहिर खिलाड़ी है, लेकिन साथ ही अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह भी। वह एक ऐसे इंटरस्टेट गिरोह का सरगना है जिसमें 121 एक्टिव मेंबर हैं। अतीक के क्रिमिनल रिकॉर्ड की लंबी चौड़ी लिस्ट है। फिलहाल गुजरात की जेल में बंद अतीक के खिलाफ अब भी 50 से अधिक मुकदमे पेंडिंग हैं। अतीक अहमद की फ्लैशबैक कहानी आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। एक दौर था जब अपराधी सियासत की शतरंजी बिसात पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे। वो नेताओं के लिए जान लेने और देने से नहीं हिचकते थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से पहले क्षेत्रीय पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं ने अपराधियों को ही सत्ता में भागीदार बना दिया। जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने और दूसरे फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा करने से नहीं थकता था, वो खुद जनता का मुख्तार बनने लगा। अपराधियों के सफेद पोश बनने और अपराध के राजनीतिकरण के बदलाव वाले इस दौर में सबसे चर्चित नाम प्रयागराज के अतीक अहमद का है। तकरीबन 55 साल के अतीक के पिता हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ साल 1983 में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। कुछ ही वर्षों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी तो वह जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुकाछिपी का खेल आम हो चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और सन 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में सिटी वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी भी मिल गई और वह माननीय विधायक बन गया। ऐसा नहीं है कि सफेद पोश बनने के बाद अतीक ने काली करतूतों से तौबा कर लिया हो, बल्कि ये कह सकते हैं कि वक्त के साथ उसके अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। उस
उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हत्या, जानलेवा हमले, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। राजनीति में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस किया और आपराधिक घटनाओं के बजाय अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। तमाम बेनामी संपत्तियां बनाई, गरीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उसे दूसरों को दे दिया। सन 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम उछला था। अतीक ने सफेद पोश बनने का किस तरह दुरुपयोग किया, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ 90% से ज्यादा मुकदमे जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही दर्ज हुए। महंगी गाड़ियों के काफिले और असलाधारियों की फौज के साथ जब वो सड़कों पर चलता था तो फिल्मों के डॉन सरीखा नजर आता था। संगठित अपराधों को अंजाम देने और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की वजह से उसे माफिया कहा जाने लगा। विकास दुबे के साम्राज्य को तहस-नहस करने के बाद यूपी सरकार अब अतीक जैसे माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। कहा जाता है कि जरायम की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी जान देकर निभाई जाती है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के लिए परेशानी का सबब रहे हार्डकोर क्रिमिनल सुंदर भाटी और नरेश भाटी ऐसे ही दो नाम थे, जिनकी दोस्ती के किस्से तीनों राज्य में मशहूर थे। जी हां, एक ऐसा समय था जब सुंदर भाटी और नरेश भाटी पुलिस महकमे के लिए सरदर्द बन चुके थे। दोनों दोस्त एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और ढाल बनकर पुलिस से टक्कर लेते थे। इतना ही नहीं, नरेश भाटी के परिवार वालों की मौत का बदला भी सुंदर भाटी ने जान की बाजी लगाकर लिया था। लेकिन हितों के टकराव में एक दिन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे इनकी दोस्ती ने कैसे रंगदारी, डकैती और हत्या का पेशा किया था। रंगदारी, हत्या और डकैती था इनका पेशा। जानकार बताते हैं कि दोनों दोस्तों ने जिसकी सुपारी ली वो कभी नहीं बचा। 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी के पुलिस भी दोनों की दोस्ती से परेशान थी। गिरोह के लिए सुपारी लेकर हत्या करना, रंगदारी वसूलना, लूटकर पुलिस को चुनौती देना जैसे दोनों के लिए रोज की बात हो गई थी। लेकिन फिल्मी अंदाज में स्क्रैप की ठेकेदारी और चुनावों को लेकर दोनों दोस्तों के बीच ऐसी ठनी कि जब आमने सामने आते तो दोनों की बंदूकों से गोलियां निकलती थीं। हर टकराव पर दोनों ओर से कम 2-3 लोग मारे जाते थे। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए कई हमले भी कर चुके थे। 3 राज्यों की जो पुलिस कल तक नरेश भाटी और सुंदर भाटी की दोस्ती से परेशान थी, वो अब दोनों गैंग के बीच गैंगवार न होने की दुआ मांगती थी। दोनों के बीच हुए एक गैंगवार में गैंगस्टर नरेश भाटी मारा गया। यूपी पुलिस की खासी मशक्कत के बाद 2014 को सुंदर भाटी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने कुछ साथियों के साथ सुंदर अपने गांव घंगोला में परिवार वालों से मिलने गया था, लेकिन गांव से निकलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके एक साथी 50,000 रुपए का इनामी सिंगराज भाटी पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो गया और तभी से सुंदर भाटी जेल में है। कहा जाता है कि सुंदर भाटी जेल में रहते हुए अपने गिरोह को चला रहा है। बात पूर्वांचल की राजनीति की हो और उसमें बाहुबलियों का जिक्र ना हो तो राजनीति की एक कहानी अधूरी है। पूर्वांचल में जरायम की दुनिया से जुड़े ऐसे कई नाम हैं जो आज राजनीति के शिखर पर चमक रहे हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह एक ऐसा ही नाम है। धनंजय सिंह की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कैसे वो एक छात्र नेता से बाहुबली बना और कैसे धनंजय सिंह यूपी पुलिस के लिए सरदर्द बनता गया, दिखाएंगे इस पूरी रिपोर्ट में। जौनपुर के एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद धनंजय सिंह ने टीडी कॉलेज से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की और फिर मंडल कमीशन का विरोध कर अपनी राजनीति को पैना किया। यह
वह दौर था जब सरकारी ठेके को लेने के लिए जबरदस्त तरीके से वसूली, रंगदारी और आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जाता था। और यहीं से धनंजय सिंह छात्र नेता से बाहुबली बनना शुरू हो गया। धनंजय सिंह पूर्वांचल के दूसरे बाहुबली अभय सिंह के संपर्क में आए, जिसके बाद धनंजय सिंह का नाम अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बनने लगा। साल 1998 तक धनंजय के नाम की सनसनी लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक फैल गई और पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। धनंजय सिंह यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा था। अक्टूबर 1998 में पुलिस ने ये दावा किया कि डकैती डालने की कोशिश करने पहुंचे धनंजय सिंह और उनके 4 साथियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। लेकिन पुलिस के इस दावे की पोल 1999 में खुली, जब धनंजय सिंह जिंदा सबके सामने आ गया। दरअसल धनंजय सिंह पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया था। आलम ये रहा कि मानव अधिकार आयोग ने उस मुठभेड़ की जांच शुरू कर दी और उसमें शामिल रहे 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साल 2002 आते आते धनंजय सिंह और उनके दोस्त अभय सिंह ठेकों में वसूली, रंगदारी को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिसके बाद दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। परिणाम ये रहा था कि अक्टूबर 2002 में बनारस जा रहे धनंजय सिंह के काफिले के ऊपर नदेसर में एक टॉकीज के सामने हमला हुआ, जिसमें अंधाधुंध गोलियां चली। इस मामले में धनंजय सिंह के गनर समेत 4 लोग घायल हुए और धनंजय सिंह बाल बाल बचे। इस हमले के बाद धनंजय सिंह ने अपने दोस्त रहे अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। धनंजय सिंह ये समझ चुका था कि बाहुबली बने रहने के लिए राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा और तब धनंजय सिंह ने सहारा लिया कुख्यात बदमाश मुन्ना बजरंगी के गुरु रहे विनोद नाटे की तस्वीर का। दरअसल विनोद नाटे ने साल 2002 में रारी विधानसभा से चुनाव जीता, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। उसी बीच एक रोड एक्सीडेंट में विनोद नाटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद धनंजय सिंह ने विनोद की तस्वीर के सहारे संवेदनाएं इकट्ठा करते हुए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया और उस खाली हुई सीट पर 2002 में 27 साल की उम्र में निर्दलीय विधायक बन गया। यहाँ से धनंजय सिंह का राजनीतिक सफर शुरू हो चुका था। धनंजय सिंह ने विलासिता की सारी हदें पार करते हुए 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी ने शादी के 9 महीने बाद ही आत्महत्या कर ली। दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह घरेलू नौकरानी की हत्या के आरोप में साल 2013 में गिरफ्तार हुई थी और इसी मामले में धनंजय सिंह भी नामजद हुए थे। उसके बाद डॉक्टर जागृति से धनंजय सिंह का तलाक हो गया। 2017 में धनंजय सिंह ने पेरिस में श्रीकला रेड्डी से तीसरी शादी की। श्रीकला रेड्डी भारत के एक बड़े कारोबारी परिवार से हैं और ऐसे ही धनंजय सिंह सारी हदें पार करता गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सहारा समय के लिए पूजा शर्मा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।